आज हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 3 टैक्सेशन का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, क्लास 12 सेमेस्टर 3 टैक्सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक से 10 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है आप लोगों का, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में कितना आएगा भाई? ये टॉपिक से 10 मार्क्स का 10 एमसीक्यूज आएगा। तो एज यूजुअल हम पूरा टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, पूरा समझाएंगे। इसमें जो सम्स है वो सम्स भी करवाएंगे। जनरली कैपिटल गेन्स का सम्स नहीं आता है, बट हम लोग सम्स भी करेंगे। उसके बाद ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो देखते हैं कितना दिन लगता है इसको खत्म होने में। आई गेस 4 to 5 क्लासेस लगेगा इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, तो टॉपिक बहुत अच्छा है। टैक्सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो टैक्सेशन बहुत अच्छा है, ये नहीं ये बोरिंग लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो सबसे पहले आप लोग क्लास 11 पास करके 12 में आए हो, है ना भाई? पास किए हो ना 11 कि नहीं? पास कर लिए तो सब। तो 11 में जब पास किए तो 11 में भी सब्जेक्ट था कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। तो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन जो सब्जेक्ट था उसमें टैक्सेशन वाला पोर्शन में आपको पढ़ाया गया था कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है टोटल। कितना हेड्स ऑफ इनकम? 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। कौन कौन सा है बोलो तो? वो इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स और इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड है सर। उसमें से 2 हेड सेमेस्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है ना? इनकम फ्रॉम सैलरीज कहां पढ़े? 11 में पढ़ी हो ना? इनकम फ्रॉम सैलरीज था ना 11 में? था या नहीं था? बोलो भाई। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम लोगों का सेमेस्टर 3 में है और इजी टॉपिक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो और इंटरेस्टिंग है, बट पहले हम कैपिटल गेन करेंगे, उसके बाद अदर सोर्सेज में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर कैपिटल गेन्स का मतलब क्या है और कौन सा ऐसा इनकम है जो कैपिटल गेन में आ जाएगा? समझ में आ रहा बात? सैलरी तो सबको समझ में आ रहा है सर, सैलरी मिल रहा है तो सैलरी में। बिजनेस एंड प्रोफेशन का समझ में आ रहा है सर, बिजनेस कमा रहे हैं तो बिजनेस में चला गया, है ना सर? ये सब तो क्लियर हो रहा है। हाउस प्रॉपर्टी का भी समझ में आ रहा है सर, जो भाड़ा उठा रहे हाउस प्रॉपर्टी में चले गए। अदर सोर्सेज में सर जो कहीं नहीं जा रहा वो अदर सोर्सेज में चले गए। कैपिटल गेन में क्या जाएगा? तो पहले हम लोग को समझना है ये वाला चीज। ठीक है, तो देखो सेक्शन 45 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 deals with the transfer of capital asset. Usually, capital receipts are not liable to tax. However, certain gain on capital asset are taxable under this section. In short, capital assets को बेचकर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आता है। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा सर कैपिटल एसेट क्या होता है, फिर कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए हम पहले आप लोगों को समझाते हैं। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 में बोला गया है कोई भी इनकम को कैपिटल गेन के अंदर में आने के लिए कुछ चीजों को, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कौन सा कंडीशन है? पहला है कैपिटल एसेट रहना चाहिए। दूसरा है वो एसेट जो है प्रीवियस ईयर में बिका हो या ट्रांसफर हुआ हो, ट्रांसफर होने में या बिकने में प्रॉफिट या लॉस हुआ हो। ठीक है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो एग्जेम्प्टेड ना हो। इनकम टैक्स में बहुत सारा इनकम एग्जेम्प्टेड है ना, तो वो एग्जेम्प्टेड ना हो। तो पहला तो कैपिटल एसेट हो, कैपिटल एसेट प्रीवियस ईयर में बिका हो या ट्रांसफर हुआ हो, उसको बेचने या ट्रांसफर होने में प्रॉफिट या लॉस हुआ हो और वो प्रॉफिट या लॉस एग्जेम्प्टेड ना हो।
ठीक है ना सर, क्लियर हुआ। अगर ये सब कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 आपका जो इनकम है वो कैपिटल गेन में शो होगा। ठीक है, अब आते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल एसेट का मतलब बताइए ना। हम लोग को पता है एसेट तो हम लोग को पता है, पर हम लोग को फिक्स्ड एसेट्स पता है, करेंट एसेट्स पता है, टेंजिबल एसेट पता है, इनटेंजिबल एसेट पता है। ये कैपिटल एसेट तो अकाउंट में था ही नहीं, अकाउंट्स में है ना। तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, सेक्शंस याद रखना है सर। यस, एमसीक्यूज अगर नहीं रहता है तो हम आप लोगों को बोलते याद मत रखो, कोई बात नहीं है, पर क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में पूछ भी सकता है, इसीलिए देखो हम साइड साइड में लिखे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। कैपिटल एसेट का मतलब होता है एनी प्रॉपर्टी, मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड विच इज हेल्ड बाय एसएससी whether or not connected with his business or profession. It includes movable or immovable, tangible or intangible, fixed or circulating. Example, land and building, plant and machinery, motor car, furniture, debenture, securities, mutual funds, zero coupon bonds, foreign currency, goodwill, etc. क्या मतलब है इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए सर, कैपिटल एसेट होता क्या? कैपिटल एसेट का मतलब होता है वो एसेट जो कि आप खरीदते हो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए नहीं, आइदर आप उसको खरीद रहे हो लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए या एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद रहे हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुंचा रहा हो। ठीक है, अब ये नहीं है सर फिक्स्ड एसेट जो है वही कैपिटल एसेट होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब तो हो गया बिल्डिंग, जमीन, फर्नीचर, नहीं ये सब नहीं। इसमें मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल एसेट भी हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं और सर्कुलेटिंग भी हो सकते हैं। अब कैपिटल एसेट का डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम्पल्स आएगा। समझ आ रहा है बात? तो कैपिटल एसेट में देख रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर कार है, फर्नीचर है, डिबेंचर। अब देखो ये सब जितना भी था टेंजिबल एसेट था। अब इनटेंजिबल आ जाओ, जैसे कि गुडविल हो गया, रूट परमिट हो गया, लीज होल्ड राइट हो गया, ये सब। अब गुडविल तो लास्ट क्लास ही चिल्ला चिल्ला के बताए थे आप लोगों को। रूट परमिट का क्या मतलब है बताइए सर? रूट परमिट का डेफिनेशन कौन बताएगा और ये कैसे एसेट हो गया? कुंचुन्नू में किसका किसका घर है? कुंचुन्नू से कोई आता है? पार्क सर्कस से? ये किसका स्कूल तोपसिया के बाहर है जो ऑटो में आना जाना कर रहे हो? किसका स्कूल है तोपसिया से बाहर? तुम लोग का तो है, रानी राष्ट्रमणी वाले लोग तालताला यहाँ पे, तो बस ऑटो से आना जाना कर रहे हो ना, तो बस का एक नंबर होगा 24A/1 जाएगा तालताला, है ना। राजा बाजार जाना है तो 202 जाएगा, पार्क सर्कस जाना है तो तोपसिया टू पार्क सर्कस किम्बर स्ट्रीट, है ना। तो ये जो ऑटो चलता है तो क्या अपनी मर्जी से चलता है? आज हमको दिल कर रहा है तोपसिया से जीन मस्जिद से पार्क सर्कस चलाने का, तो हम अपने ऑटो को जीन मस्जिद से पार्क सर्कस चला ले रहे। कल हमको दिल है तोपसिया से साबगाछी से पद्दापुकुर चलाने का, तो हम ऑटो को साबगाछी से पद्दापुकुर लेके चले आएंगे। नहीं, सबका एक रूट फिक्स रहता है, वो रूट में ही चलेगा। 24A/1 का रूट है, 202 बस नंबर का एक रूट है, वो अपना रूट छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये रूट में चलाने के लिए भी ना वो लोग को पैसा देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रूट परमिट। क्या बोलते हैं? रूट परमिट। और बहुत महंगा रहता है वो। ऑटो तो 4 लाख का है, रूट परमिट 8 लाख का है वो रूट में चलाने के लिए। और रूट का प्राइस जो है वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा रश है। अब जैसे कि एकदम सन्नाटा एरिया में तुम्हारा बस ऑटो चल रहा है तो रूट वहाँ सस्ता में मिल जाएगा। अब तुम जैसे कि तोपसिया हाई फुटफॉल वाला एरिया, न्यू मार्केट हाई फुटफॉल वाला एरिया, वो सब एरिया में चलेगा तो तुम्हारा कॉस्ट ज़्यादा रहेगा रूट का, रूट परमिट का। समझ में आया? तो रूट परमिट भी मेरा एक तरह का कैपिटल एसेट है, ठीक है, बट इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट, नज़र नहीं आता है। ऑटो में क्या चिपका हुआ रहता है रूट परमिट? नहीं, तुम देखते हो हाँ भाई लिखा हुआ है पार्क सर्कस टू तोपसिया तो किम्बर स्ट्रीट बैठ जाओ, ये साबगाछी तो पद्दापुकुर बैठ जाओ, है ना। तुम देखकर रूट नंबर लिखा हो रहेगा 115, 45 ये सब, तो रूट नंबर खरीदा जाता है। तुम सोचा कि हम ऑटो ले रहे पेंट करके लिखा लेंगे 115 गाड़ी में लगा लेंगे,
इसको क्या पता चलेगा? नहीं बाबू, पता चल जाएगा। तो तुमको रूट परचेस करना पड़ेगा, रूट आपको खरीदना पड़ता है। समझ में आया? पता था ये सब चीज़? खाली ऑटो में बैठ के भाड़ा दे के जा रही ना तुम लोग। मोइन को तो पता होगा, बड़ा आदमी है, उबेर में आने जाने वाला है, क्या ऑटो बस मिल जाएगी, है ना? तो देखो ये सब जो है कैपिटल एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। तो कैपिटल एसेट का मतलब होता है वो एसेट जो एसएससी अपने पास रखता है, चाहे वो उसका बिजनेस से रिलेटेड हो या ना, प्रोफेशन से रिलेटेड हो या ना हो, ठीक है। वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है और सर्कुलेटिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एसेट्स दे दिया है। अब देखो कुछ एसेट्स है विच आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। एसेट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ जो कि कैपिटल एसेट नहीं है, जैसे कि बिजनेस स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड। कपड़ा का दुकान है तुम्हारा, कपड़ा जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। फर्नीचर का दुकान है तुम्हारा, तो फर्नीचर जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। गाड़ी का दुकान है तुम्हारा, तो गाड़ी जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है ना? तो बिजनेस स्टॉक जो है दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। स्टॉक इन ट्रेड या बिजनेस गुड जो है वो मेरा कैपिटल एसेट नहीं होता है। सेकेंडली सर आगे, आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट। क्या मतलब है आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट का? इसको ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है वो गुड्स जिसको आप अपना पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, उसके वो भी कैपिटल एसेट नहीं होता है, उसमें भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों को बताएंगे, तुम लोग ये चीज नोटिस किए होंगे। हार्दिक पांड्या 20 करोड़ का घड़ी लेके पहन रहे, फिर तुम्हारा मुकेश अंबानी का जो बेटा था मोटा, वो 100 करोड़ का घड़ी पहन के घूम रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 करोड़ का घड़ी पहन के घूम रहा है। ये इतना में पेंटिंग खरीद लिया, पेंटिंग के ऊपर आएंगे, अभी घड़ी के ऊपर आते। इतना करोड़ का घड़ी पहन के तुमको लग रहा है बेवकूफ़ है, और तुम मजाक बना दिए, एक मीम्स बना के 200 करोड़ का घड़ी है, मेरा तो 200 रुपया है, सेम टाइम दिखा रहा है, और तुम सोचे हम सियाना बन गए, ये मजाक बना दिए उसका। तो भाई वो शो ऑफ के लिए नहीं खरीद रहे, वो टैक्स बचाने के लिए खरीद रहे ये चीज़। क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स में बोला गया है कि आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर जो है कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है वो एसेट जो आप अपना पर्सनल यूज में ला रहे हैं, पर्सनल यूज कर रहे हो या फिर आपका फैमिली वाला यूज कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, शूज, हाउस होल्ड फर्नीचर, यूटेंसिल्स, हड़िया बर्तन, मोबाइल फोन, वॉचेस, ये सब जो है पर्सनल यूज में आता है, ठीक है ना? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दीज आइटम नॉट टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। तो इसीलिए वो 100 करोड़ का घड़ी पहन के है, क्योंकि कल को वो उसको 150 करोड़ में बेच देगा और जो 50 करोड़ फायदा होगा उसके ऊपर उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए वो 100 करोड़ का घड़ी बहुत ज़्यादा है, तुमको लग रहा है 100 करोड़ 2 करोड़ दे देगा तो 4 तो फ्लैट खरीद के भाड़े में लगा देंगे, 20-20 हज़ार रुपया महीना भाड़ा आएगा, बस 80,000 रुपया आ गया और कुछ करने का दरकार नहीं। बट उसके लिए 100 करोड़ रुपया कुछ अमाउंट नहीं है, नॉर्मल है। समझ में आ रहा बात? तो ये सब रीजन रहता है। बट इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शन है। अब इनकम टैक्स को पता है, थोड़ा तो कुछ पकड़ रखना होगा। तो एक्सेप्शन में बोला गया है फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट यूज कंसिडर्ड एज पर्सनल इफेक्ट इवन इफ दे आर यूज पर्सनली। कुछ ऐसा एसेट है जिसको हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट में काउंट नहीं करेंगे, भले से वो पर्सनल यूज के लिए ही खरीदा गया हो। जैसे कि ज्वेलरी, तुम 50 लाख का हार पहन के घूमोगे और कल को सोना का दाम बढ़ने में बेच दोगे, बोलोगे नहीं इसके ऊपर तो टैक्स नहीं देंगे भाई हम। क्यों? क्योंकि ये तो आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट है। ज्वेलरी तो हम पहनने के लिए खरीदे थे, तो खरीदे पहनने के लिए ही थे, लेकिन ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट में काउंट
नहीं होता है, वो कैपिटल एसेट कहलाता है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट या रिलीजियस यूज के लिए गोल्ड एंड सिल्वर आइटम को यूज किया जा रहा है, ये सब कैपिटल एसेट है, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या मतलब है, आप एक थाली लाए सोना का या चांदी का, उसको पूजा के लिए यूज कर रहे हो, वो भी कैपिटल एसेट है, ठीक है ना। उसी तरह से आप कोई आर्ट या स्कल्पचर या कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन खरीद रहे हो, वो भी कैपिटल एसेट कहलाएगा। अब तुम बोलोगे भाई हम तो पेंटिंग अपना घर में सजाने के लिए रखे थे। अब देखो तो आप पेंटिंग खरीदता क्यों है सर, घड़ी का तो समझ में आया टैक्स बच रहा है, पेंटिंग क्यों खरीद रहे हैं? सुने हो ना 200 करोड़ का पेंटिंग, ममता बनर्जी का एक पेंटिंग कितना लाखों में बिकता है, उससे अच्छा पेंटिंग हम कर लेंगे, लेकिन उसका उतना में बिक रहा है, क्यों? पहला तो भाई फेमस है, सीएम। सेकेंडली, अब मान लो तुम लंदन से एक पेंटिंग खरीद रहे हो 300 करोड़ रुपए, और तुम उस पेंटिंग को लेकर इंडिया आ गए। अब तुम खरीदे हो 300 करोड़ में, और वो पेंटिंग को लेके आए इंडिया में, तुम किसी को बेच दिए 300 करोड़ रुपए में, और पैसा अपना ले लिए। अब यही 300 करोड़ रुपए तुमको अगर अकाउंट लाने पड़ता तो कितना मुश्किल होता है। तो ये सब जो है ना मैनिपुलेटिव में, बहुत मैनिपुलेट करने में यूज होता है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग्स, न्यूज में अरे इसका तलवार था 200 करोड़ में बिक गया, 150 करोड़ में बिक गया, तो भाई इतना में क्यों बिका? क्योंकि ट्रांजैक्शन करना इजी होता है ना भाई। हम यहाँ से ले लिए 200 करोड़ में, इंडिया में जाके बेच देंगे। तुम सोचोगे कौन लेगा 200 करोड़ में? भाई हम लोग जैसा गरीब आदमी है ना, बाकी सब बहुत अमीर आदमी लोग हैं, अरबपति आदमी लोग हैं, वो लोग को तो चाहिए, उनको पता है कि भाई 200 करोड़ रुपए कैश में रखेंगे तो झमेला है। 200 करोड़ के एक तो पेंटिंग दीवार में टांग दिए, जब जरूरत होगा इसको बेच देंगे, 200 करोड़ आ जाएगा। अब तुम सोचोगे कौन लेगा 200 करोड़ में? लेने वाला बहुत कोई। अब क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका ये मतलब थोड़ी है कि है ही नहीं कोई लेने वाला। समझ में आया? तो जब एक क्विक व्यू देते हैं आपको आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट में, आइटम्स फॉर पर्सनल यूज, वो सामान जो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्लोथ्स, फर्नीचर, कार, यूटेंसिल्स आर नॉट कैपिटल एसेट, ये सब है आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट। हाउएवर ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल आर्टिकल्स, ये पर्सनल इफेक्ट में काउंट नहीं होता है। एंटीक्स, डेकोरेटिव पीसेस, कलेक्टिबल्स आर कैपिटल एसेट्स। रिलीजियस यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आइटम आर ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कौन कौन सा चीज जो है वो कैपिटल एसेट्स कंसीडर नहीं होगा? बिजनेस स्टॉक, आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट। आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, घर जाके उसको 2-3 बार रीड करना। आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या आता है और क्या क्या इसके एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, और क्या काउंट नहीं होगा? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, वो भी सर आप तो बोले लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट है, लेकिन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मतलब गांव में जो खेती का जमीन है, गांव में जो खेती का जमीन है वो कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं किया जाएगा उसको, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है रिकॉर्ड्स में। सुने हो ना, जिसका अपना जमीन वमीन होगा तो सुने होगे लैंड बहुत सारा तरह का रहता है, जिसमें से एक रहता है एग्रीकल्चरल लैंड, खेती का जमीन। तो रिकॉर्ड में खेती का जमीन है, उसमें खेती हो रहा है, लैंड में कल्टीवेशन हो रहा है और आसपास खेत से सराउंडेड है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि तुम पार्क स्ट्रीट में एक जगह ले लिए, वहां पर आलू प्याज उगा रही हो, बोल रही तो मेरा खेती का जमीन है, कल को इसको बेच देंगे, 1 करोड़ में खरीदे, कल 2-4 साल बाद इसको 2 करोड़ में बेच देंगे और कोई टैक्स नहीं देंगे, बोलेंगे भाई खेती का जमीन तो एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल एसेट नहीं है, तो मेरा खेती का जमीन है, देखिए इसमें खेती कर रहे थे। तो इसीलिए बोला कि नहीं, शहर वाला जमीन का बात नहीं हो रहा है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, गांव में वो लैंड रहना चाहिए और रिकॉर्ड में वो एग्रीकल्चरल लैंड रहे। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? अब कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कैपिटल एसेट नहीं है, जैसे कि गोल्ड बॉन्ड हो गया, स्पेशल बेरर बॉन्ड हो गया, नेशनल डिफेंस बॉन्ड हो गया, तो ये सब बॉन्ड जो है ये सब कैपिटल एसेट्स कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ?
तो देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बाबू यहाँ पे जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं अभी कि सर कैपिटल एसेट का क्या मतलब होता है, कैपिटल एसेट का बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, क्या बेसिस ऑफ चार्ज है इसका, कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल कौन कौन सा एसेट है जिसको कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट का क्या मतलब होता है, आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट का क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, और फिर और क्या क्या चीज है जो कैपिटल एसेट में काउंट नहीं होगा। ठीक है ना, यहां तक हम लोग किए। तो चलो अब एक बार थोड़ा बहुत तुम लोग से रिवीजन के तौर पे पूछते हैं, देखते तुम लोग बता सकते हो कि नहीं। हाउस होल्ड फर्नीचर क्या आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट है या कैपिटल एसेट है? घर में सोफा रखा हुआ है, कैपिटल एसेट है या आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट है? आर्टिकल्स ऑफ, साड़ी खरीदे पहनने के लिए हमने, मतलब कोई लेडीज, तो क्या होगा वो पर्सनल एसेट, पर्सनल इफेक्ट वाला एसेट हो गया। ठीक है, जूता खरीदे पहनने के लिए, मम्मी पापा के लिए कपड़ा खरीद रहे, आर्टिकल्स ऑफ। लेकिन एक चीज और बताने भूल गई, फर्नीचर और कपड़ा में कुछ एक्सेप्शन है। तुम साड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट है। साड़ी में सोना चांदी का काम किया हुआ है, अब वो आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट नहीं रहा, अब वो कैपिटल एसेट हो गया। समझ में आ रहा है? सुने होगे ना, बहुत सारा जो अमीर अमीर लोग हैं, साड़ी में चांदी का काम किया हुआ है, सोना का काम किया हुआ है, सोना का धागा से ये किया हुआ है, यूट्यूब में तो आता है बहुत सारा। फोन आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट है या नहीं है? फोन है, लेकिन फोन गोल्ड का पूरा है, वो आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट होगा नहीं। देखियो ना गोल्ड का फोन, रियल में नहीं देखिएगा, यूट्यूब में तो देखे होगे ना भाई, रियल में तो हम भी नहीं देखे, यूट्यूब में देखिए हो ना, शेख है, शेख का जो है आईफोन है और गोल्ड का, उसमें डायमंड लगा हुआ पूरा। सोचो इतना पैसा उन लोगों के पास, सोच रहे हैं सिर्फ आईफोन लेके बेइज्जती है। अब आईफोन गोल्ड का रहेगा, उसमें डायमंड का ये लगा हुआ रहेगा। फिर एक तो यूट्यूबर है, जानते हो टेक्निकल गुरुजी, उसका क्या कवर में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स का क्या क्या पत्थर लगा हुआ है, मून का, वो 80 लाख का फ़ोन है, अलग अलग रईसी है बोलो। इसीलिए हम यूट्यूब देखते नहीं है, तो डिप्रेशन लगने लग जाता है सब देख के कि क्या कर रहे हैं हम, एक तो 13,000 का फ़ोन EMI में खरीद रहे, बोलो। तो क्लियर हुआ? तो अगर वो आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट तभी कहलाएगा जब उसमें ये सब कुछ नहीं है। तुम्हारा फर्नीचर है, सोफा है, और सोफा में पूरा एकदम डिजाइन किया हुआ है हीरा मोती से, तो वो क्या हो गया? कैपिटल एसेट हो गया। मोबाइल फोन आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट है, अब सोना का बना हुआ है, वो कैपिटल एसेट हो गया। ठीक है ना, तो ये सब एक्सेप्शंस याद रखने हैं। ये नहीं कि सर तो बोल दिए थे मोबाइल फोन तो आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट है, टिक कर दे, तो नहीं, ये सबको एक्सेप्शंस को थोड़ा याद रखना है। मे भी हो सकते इतना डीप में एग्जाम में ना आए, बट फिर भी आप उसको ध्यान में रखो। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब सर कौन सा शॉर्ट टर्म है और कौन सा लॉन्ग टर्म है, ये कैसे डिटरमाइन होगा? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी डिटरमाइन दैट वेदर अ कैपिटल एसेट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। टू डिटरमाइन कि एक एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ये डिपेंड करेगा होल्डिंग पीरियड पे। क्या मतलब है होल्डिंग पीरियड का? होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है वो एसेट को बेचने से पहले आप कितना दिन तक, कितना वक्त तक आपके साथ रहा है, वो इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये एसेट कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। ऐसा नहीं है कि सर बिल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म, क्या है बिल्डिंग बहुत लंबा होता है, और गोल्ड है तो शॉर्ट टर्म क्योंकि गोल्ड बहुत छोटा होता है। नहीं भाई, ऐसे नहीं, ये एसेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये होल्डिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितने दिन तक अपने पास रखे हो उसको बेचने के वक्त। ठीक है, तो देखो
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पहले समझते हैं। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A एक एसेट को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे अगर उसको आप अपने पास हेल्ड फॉर अप टू 12 मंथ्स, मतलब 12 महीना तक आपके पास रहा है, ठीक है, और 12 महीना के अंदर आप उसको बेच रहे हो, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। किसके लिए? लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड यूटीआई, मतलब जितना भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है लिस्टेड एसेट्स जो है या लिस्टेड सिक्योरिटीज। लिस्टेड सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? पहले तो सिक्योरिटीज का मतलब समझ लेंगे। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड नहीं जो डंडा लेके खड़ा हो गया। यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब होता है फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब का बात हो रहा है। तो अगर ये एसेट आपके पास 12 महीना या उससे कम रहा है, 12 महीना या उससे कम रहा है, तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल, ठीक है ना। और लिस्टेड रहना चाहिए। लिस्टेड का क्या मतलब है? लिस्टेड का मतलब होता है कि वो इंडिया का कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। देखो शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है लिस्टेड, दूसरा रहता है अनलिस्टेड। लिस्टेड मतलब जितना भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो कोई ना कोई में रजिस्टर्ड है, वहां से बेचा और खरीदा जा सकता है। और अनलिस्टेड का मतलब होता है वो कैपिटल एसेट जो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, पब्लिक उसको खरीद नहीं सकती। क्लियर हुआ? समझ में आया बात? और अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है या इमूवेबल एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, ये सब है, तो इस केस में अगर वो आपके पास 24 महीना या उससे कम रहेगा तब वो शॉर्ट टर्म है, उससे ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। ध्यान से बात को समझ लीजिएगा। देखिए खाली पेज चाहिए, कहाँ गया खाली पेज? आ जाओ भाई, एकदम शॉर्ट समझा रहे, शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। आप शॉर्ट टर्म को समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म आपको समझ में आ जाएगी। अगर जो एसेट शॉर्ट टर्म नहीं है तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म है, सिंपल। तो अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है आपके पास, वो लेस देन इक्वल टू 12 महीना रहा है, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म, या फिर क्या हो गया? लॉन्ग टर्म। ठीक, अच्छा ये ग्रेटर देन का साइन दे दिया। लेस देन इक्वल टू 12 मंथ। और अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है या कुछ भी हो अदर देन दैट, अगर वो आपके पास 24 महीना या उससे कम रहा है तो शॉर्ट टर्म, या फिर अच्छा कोई बुक में देखना, कोई टीचर लोग भी बोलेगा कि नहीं 24 महीना नहीं 36 महीना वाला रूल है। 36 इसीलिए हम नोट में लिख दिए, की नोट में। अर्लियर सम एसेट हैड 36 मंथ रूल बट दिस हैज बीन लार्जली रिमूव। वो क्या हुआ है? क्लियर हो गया है, रिमूव हो गया है। ठीक है, तो देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब होता है वो कैपिटल एसेट विच दैट यू होल्ड फॉर मोर देन ए स्पेसिफाइड पीरियड बिफोर सेलिंग इट। दैट पीरियड, अब देखो क्या है, अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो मोर देन 12 महीना, और लिस्टेड सिक्योरिटीज छोड़ के अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, इमूवेबल एसेट है या कुछ भी अदर एसेट है, मोर देन 24 महीना। सिंपल है, याद रखने में, है ना भाई। लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर आपके पास 12 महीना या उससे कम समय के लिए है, वो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग या अदर एसेट, अगर आपके पास लेस देन 24 मंथ्स या अप टू 24 मंथ्स है, वो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। लेस देन 24 मंथ्स या अप टू मतलब 24 महीना तक, उसमें 24 महीना भी इंक्लूड। और अगर कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आपके पास 24 महीना या उससे कम है, तो वो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म।
और 24 महीने से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। ठीक है ना। देखो इसके लिए हम एक चार्ट भी बनाए, देख रहे हो यहाँ पे, ताकि आपको इजी समझ में आए। अब देखो स्पेशल पॉइंट्स भी कुछ दे रही है, तो आएंगे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे। होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ सेल। कब खरीदा और कब बेच रहे हैं वो कैलकुलेट होगा होल्डिंग पीरियड। ठीक है ना। और अगर कुछ गिफ्ट मिल रहा है तो, या इनहेरिटेंस, बाप दादा मर के गया, कुछ जायदाद नाम करके गया, तो इंक्लूड्स प्रीवियस ओनर्स होल्डिंग पीरियड ऑल्सो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दादा जमीन खरीदे थे तुम्हारा 1990 में, दादा गायब हो गए, अब मिल गया वो जमीन पापा को तुम्हारा 2026 में, तो अब ये होल्डिंग पीरियड, अब मान लो तुम्हारे पापा 2 साल बाद बेच देते हैं, अब वो बोलेंगे 2 साल बाद, तो उनका 2 साल काउंट नहीं होगा। दादा कब खरीदे थे? 1990 से लेके 2026 तक का काउंट होगा। समझ में आ रहा बात? अगर गिफ्ट हो रहा है तो गिफ्ट का होल्डिंग पीरियड जो फर्स्ट ओनर है खरीदा तब से काउंट होगा, लेकिन जब परचेज कर रहे हो तो डेट ऑफ परचेज से काउंट होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब देख लीजिए यहाँ पे शॉर्ट में एकदम एक्सप्लेन कर दिया। मीनिंग शॉर्ट टर्म का हेल्ड एसेट हेल्ड लेस देन और इक्वल टू 24 मंथ्स बिफोर सेल। लॉन्ग टर्म में मोर देन 24 मंथ्स। स्पेशल केस लिस्टेड सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, यूटीआई का ये 24 महीना घट के हो जाता है 12 महीना, है ना, और 12 महीने से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और लॉन्ग टर्म में होगा तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये बार बार चेंज होते रहता है बाबू, एज ऑफ नाउ जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए, तो अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में टैक्स लगता है 20%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में अगर आप इंडेक्सेशन का फायदा उठा रहे हो तो आपको लगेगा 20%, सॉरी 12.5% एंड 20% विदाउट इंडेक्सेशन। अगर आप इंडेक्सेशन का फायदा उठा रहे हो तो फिर 20% और एल्स 12.5%। ठीक है ना। अब ये इंडेक्सेशन क्या होता है सर, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग डिटेल में इसको करेंगे। ठीक है ना। तो अभी इंडेक्सेशन के ऊपर उतना दिमाग खट्टा नहीं करना कि क्या होता है सर, अभी बता दीजिए। आगे आने वाला क्लास में हम लोग इंडेक्सेशन के ऊपर पूरा एक क्लास करेंगे। ठीक है। और सेट ऑफ लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कुछ होता है, वो लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, ये सेट ऑफ होगा। अब नहीं समझ में आ रहा तो देखो हम समझाते हैं आपको। तुम्हारे पास है लैंड, गोल्ड, शेयर्स। लैंड में 1 लाख रुपया हुआ है लॉस। कौन सा लॉस? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। गोल्ड में 2 लाख रुपया हुआ है प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। शेयर्स में 50,000 रुपया का हुआ है प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब तुमको टैक्स देने के लिए कैलकुलेट होगा तो भाई 2 लाख और 50,000, 2,50,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है इससे 1 लाख का लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये 1 लाख का लॉस को इस 50,000 से एडजस्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। समझ में आ रहा बात? तो सर 1 लाख का यहाँ नुकसान हुआ, 2 लाख का यहाँ प्रॉफिट हुआ, तो नेट बचा 1 लाख रुपया प्लस 50,000 रुपया यहाँ, तो अब बच गया 1.5 लाख, इसके ऊपर टैक्स देंगे। समझ में आया सर? बट सर अगर ये शॉर्ट टर्म रहता, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो अब ये 1 लाख लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हो सकता है और शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो वही हम बोले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है ये दोनों से एडजस्ट हो सकेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म दोनों से एडजस्ट नहीं। तो खैर ये वाला पॉइंट को भी याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को फिर से एक बार रिवीजन करवाएंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस है।
ठीक है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में 5 मिनट में नेक्स्ट क्लास में फिर रिवीजन करवाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ गया, हाँ ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र कैसे ट्रीट करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ये सब हम लोग फिर डिटेल में करेंगे। फिर हम लोग सम्स वाला फॉर्मेट में जाएंगे, इंडेक्सेशन में जाएंगे। बहुत अभी क्लासेस बाकी है, ऐसा नहीं है। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सब करेंगे। चलिए एक बार हम क्विकली थोड़ा रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोगों को क्या हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े सर कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े सर कि एक इनकम को कैपिटल गेन के अंदर चार्ज होने के लिए क्या क्या कंडीशन को फुलफिल करना होगा। कैपिटल एसेट कितना तरह का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कब होगा, लिस्टेड सिक्योरिटीज हेल्ड अप टू 12 महीना, उसके ऊपर टैक्स कितना है, और अदर एसेट अप टू 24 मंथ्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड सिक्योरिटीज अप टू 12 मंथ्स और अनलिस्टेड अदर एसेट्स अप टू 24 मंथ्स, ठीक है ना। इसका टैक्स रेट 12.5% और विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी दे रही है स्टार्टिंग में भी, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक एग्जेम्प्टेड है। अगर साल का 1,25,000 रुपए तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हो, दैट इज एग्जेम्प्टेड, उसके ऊपर आपको टैक्स देने का जरूरत, उससे ज्यादा कमाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 रुपये भी कमाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हम लोग शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, हम भी करते हैं, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है शॉर्ट टर्म में, उसके ऊपर 20% सरकार टैक्स ले जाएगा। जैसे कि लास्ट अकाउंटिंग ईयर में मेरा अराउंड 32,000 के आसपास प्रॉफिट था, तो 32,000 का 20% कितना हो गया, 7,200 रुपये इस साल हमको टैक्स भरना पड़ेगा शेयर्स बेच के जो पैसा कमाएंगे शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म अगर रहता, मतलब 1 साल से ज़्यादा उस शेयर्स को अपने पास रख के बेचते, तो हमको 20% की जगह 12.5% देना पड़ता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। बेसिस ऑफ चार्ज हम लोग पढ़े थे सर, कैपिटल एसेट का मतलब पढ़े थे, क्या क्या कैपिटल एसेट के एग्जांपल है वो पढ़े थे। फिर कौन सा ऐसा एसेट है जो सुनने में कैपिटल एसेट तो लगता है बट वो है नहीं, वो सब पढ़े थे। जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड हो गया, बिजनेस गुड्स हो गया। फिर आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, कौन सा कौन सा ऐसा एसेट है जो सुन के तो आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट की तरह लगता है बट है नहीं, वो भी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में पढ़े थे। क्लासिफिकेशन, कौन सा बेसिस पे क्लासिफाई होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, है ना। क्या रूल है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का, एक एग्जाम्पल। उसके बाद फिर टैक्सेशन का रेट क्या है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, ये सब इतना भी हम लोग किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से, ठीक है ना। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा हमसे पूछिएगा आप लोग। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टैक्सेशन, कॉस्टिंग टैक्सेशन में एकदम 40 में 40 लाना है। छोटा सिलेबस है, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यूज बता देंगे, वही सब सही से पढ़ के जाओगे। 40 में 40 आने का बहुत हायर चांसेस है। कॉस्ट टैक्स, बीएसटीडी, ये सब में 40 में 40 आ सकता है। थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी फॉर्म करोगे। बहुत सारा स्टूडेंट 40 आउट ऑफ 40 लाया है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे तुम लोग को बोल रहे। सेमेस्टर 3 में बहुत सारा स्टूडेंट 40 आउट ऑफ 40 लाए हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है।